Hello everyone, this is Dipen Tilwa, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus. Welcome to all my YouTube channel Technical Talk. Hope you and your family members are safe and well. Today in this video session we will discuss about the principle of planning and architecture. हमने पिछले लेक्चर में कंपोनेंट ऑफ द बिल्डिंग स्टडी किया था, ठीक है। उसमें हमने डिफरेंट कंपोनेंट बिल्डिंग के देखे थे कि भाई जो हमारा कंपोनेंट होता है स्टेयर्स है, फिर टाइप्स ऑफ विंडो देखे थे, टाइप्स ऑफ डोर देखे थे, ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट प्लेन थे, मेसनरी वॉल है, वो सारे कंपोनेंट हमने स्टडी किए थे। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि भाई अभी स्टेयर है, स्टेयर का हमने डिफरेंट टाइप्स और फिगर हमने देख ली थी। फिर हमारा आता है उसके बाद रूफ आता है। तो रूफ में क्या है कि भाई रूफ इज अ uppermost part of a building to cover the space below and protect it from sun, wind, rain and snow etc. A roof may be flat, pitch or curve in shape. यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स कि भाई रूफ की बात हो रही है। तो रूफ में जो हमारा अपर मोस्ट पोर्शन रहता है, ठीक है, आपको भी पता है कि भाई रूफ यानी कि रूफ का जो टाइप है वो तो एक तो पिच रूफ रहेगा, फ्लैट रूफ रहेगा, फिर डोम टाइप का रहेगा। टोटल मेनली 3 टाइप्स है। तो हम आगे अभी फिगर में देखेंगे कि भाई जो भी हमारा यहाँ पे टाइप्स है रूफ के, वो डिफरेंट टाइप के रूफ यहाँ पे अवेलेबल है। तो रूफ बेसिकली उसका फंक्शन क्या है कि भाई जो भी नेचुरल एजेंसीज है यानी कि सन, विंड, रेन, स्नो, उससे हमको प्रोटेक्ट करता है। तो ये रूफ का मेन फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे फिगर में आप देख पाओगे कि भाई डिफरेंट टाइप के यहाँ पे रूफ दिए गए हैं कि भाई जो फर्स्ट है गेबल रूफ है, उसके बाद हीप रूफ है। हीप रूफ में आप गेबल रूफ में आप देख पाओगे कि ये पूरा का पूरा दोनों साइड स्लोपिंग पोर्शन रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है कि भाई यहाँ पे जो हीप रूफ है वो किस हिसाब से गेबल से अलग है, तो यहाँ 3 साइड में जो भी स्लोप आएगा वो 3 साइड में स्लोप आएगा, ठीक है, 3 डायरेक्शन में आएगा। अभी यहाँ पे डच ले लो तो उसमें भी थोड़ा डिफरेंट है। फिर मैंसर्ड रूफ ले लो तो उसमें भी थोड़ा चेंजेस है। फिर फ्लैट, खास तौर पे अभी जो यूज़ हो रहा है वो हमारा यहाँ पे 5 नंबर पे जो दिया गया है फ्लैट रूफ, वो अभी खास तौर पे आरसीसी लैब में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फिर उसके बाद आता है शेड रूफ आता है, फिर बटरफ्लाई रूफ आता है, फिर आता है गैम्बर रूफ आता है, फिर उसके बाद डोरमर रूफ आता है, एम शेप रूफ आता है, ठीक है। तो अभी ये रूफ है, तो ये सारे जो 10 टाइप है उसके, ठीक है। अभी ये रूफ के अलग अलग टाइप है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें से सारे जो भी टाइप्स है वो सभी जगह यूज़ होते हैं, ठीक है। अभी कहीं कहीं जगह पे ये यूज़ होते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि भाई क्लासिफिकेशन ऑफ रूफ। तो इसमें एक तो आएगा फ्लैट और टेरेस रूफ यानी कि जो आरसीसी स्लैब का बना हुआ रहता है। फिर उसके बाद आएगा पिच और स्लोप रूफ आएगा, ठीक है। स्लोप, पिच और स्लोप में अभी लिंट रूफ आएगा, किंग पोस्ट रूफ ट्रस आएगा, क्वीन पोस्ट रूफ ट्रस आएगा। तो ये सारे, ये दोनों आपने कभी देखे होंगे कि भाई किंग पोस्ट और क्वीन पोस्ट। अभी इसकी जब आप फिगर देखोगे, ये ओबीएस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में इसकी डिटेल और डिज़ाइन आएगी, तब जाके आप जो फिगर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये किंग पोस्ट और क्वीन पोस्ट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पोर्शन जो भी है वो है हमारा फ्लोर। तो फ्लोर में क्या है कि द पर्पस ऑफ फ्लोर इज टू प्रोवाइड ए लेवल सरफेस फॉर द ऑक्यूपेंट्स ऑफ ए बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। यहाँ पे क्या है कि भाई फ्लोर यानी कि एक क्या प्रोवाइड करता है, एक तो लेवल सरफेस हमको देता है, ठीक है। अभी लेवल सरफेस हमको, अभी हमारा जो भी सरफेस है वो लेवल नहीं रहेगा, तो क्या है कि जो भी हमारा इक्विपमेंट वहाँ पे सरफेस पे पड़ा रहेगा, जो भी फर्नीचर अरेंजमेंट है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमको लेवल सरफेस चाहिए, तो वो काम करता है फ्लोर। तो फ्लोर में हम आगे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्लोर कौन कौन से मटेरियल यहाँ पे होते हैं। तो एक तो ब्रिक फ्लोरिंग होता है कि जो भी खाली ब्रिक का बना हो, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा फ्लैग स्टोन फ्लोरिंग आएगा, टाइल फ्लोरिंग आएगा, सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग आएगा, फिर आएगा ग्रेनोलिथिक फ्लोरिंग आएगा, टेराजो फ्लोरिंग, मार्बल फ्लोरिंग, टिम्बर फ्लोरिंग। यहाँ पे फिगर में देख पाओगे कि भाई हार्डवुड है, लेमिनेट है, बम्बूस का बना हुआ है, कॉर्क का बना हुआ है, सिरेमिक है, विनाइल फ्लोरिंग है। तो विट्रीफाइड
विनाइल फ्लोरिंग अभी जो चल रहा है, ये मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। अभी आपने भी देखा होगा कि भाई मोस्ट ऑफ बिल्डिंग या तो फिर कोई कॉमर्शियल बन रहा है तो इसमें विट्रीफाइड जो या तो फिर सिरेमिक का जो भी टाइल्स रहेगा, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये सारे उसके टाइप थे कि भाई डिफरेंट डिपेंड ऑन दी नीड्स, या तो फिर उसको कोई आर्किटेक्चर व्यू देना है अंदर का, इंटीरियर जो फर्नीचर है वो ज़्यादा अच्छी तरह से डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये हार्डवुड या तो फिर लेमिनेट और बम्बू रूफ भी, बम्बू फ्लोर भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी नेक्स्ट आएगा बीम एंड लिंटल्स। तो बीम एंड लिंटल्स आपने ये नाम कई बार सुने होंगे, लेकिन इसकी एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है, किसको बीम बोलते हैं और किसको लिंटल बोलते हैं। तो अ स्ट्रक्चरल मेंबर विच कैरीज अ लेटरल और ट्रांसवर्स फोर्स एट अ राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ द मेंबर। यहाँ पे क्या है कि मान लो कि भाई ऐसा कोई हमारा एक्सिस ऑफ द मेंबर, यानी कि ये जो मेंबर है, अभी मान लो ये एक्स एक्सिस हो गई हमारी, ठीक है। अभी मान लो ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, तो ये जो एक्सिस है, ठीक है, एक्स और एक्स हमारी एक्सिस ले ली। उसने क्या बोला कि फोर्स एट राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ द मेंबर। अभी मेंबर की जो भी एक्सिस है वो क्या है, तो कि एक्स है। तो अभी क्या है कि फोर्स एट राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ मेंबर, अभी इससे राइट एंगल में कंसीडर करना है, ठीक है, यानी कि ये फोर्स। तो ये जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स होगा, तो कि लेटरल फोर्स होगा। तो ये जो लेटरल फोर्स है वो जो आप कंसीडर करते हैं इस टर्म इज द बीम। यहाँ पे जो भी फोर्स लगता है और उसको बैलेंस करने के लिए जो भी आप वहाँ पे डिजाइन करते हैं, जो भी स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं बीम। बीम आर द मीडिया बाय विच इज द ऑल लोड ऑफ स्लैब ट्रांसफर टू द वर्टिकल सपोर्टेड ऑफ द स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या है कि भाई जो बीम है वो क्या करता है, उसका फंक्शन क्या है कि भाई जो भी लोड है थ्रू स्लैब आ रहा है, ठीक है, उसका जो वर्टिकल सपोर्ट का जो बीम वो किससे जुड़ा रहेगा, तो कि कॉलम से जुड़ा रहेगा। जहाँ जहाँ पे कॉलम आएगा वहाँ बीम का क्रॉस सेक्शन वहाँ पे बना रहेगा और उसके ऊपर स्लैब कास्टिंग किया रहेगा। तो जब भी वो लेटरल लोड आता है, या तो जो लेटरल लोड है वो लेटरल लोड को वर्टिकली ट्रांसफर करता है किससे, तो सुपर स्ट्रक्चर से लेके सब स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर से लेके फुटिंग और फुटिंग से लेके सबसोइल स्टार्ट है। तो ये उसका फंक्शन रहेगा बीम का। अभी उसके बाद आता है लिंटल। तो लिंटल की बात करते हैं। लिंटल इज ए हॉरिजॉन्टल मेंबर। हॉरिजॉन्टल मेंबर सेम एज बीम है, लेकिन छोटा वाला बीम, विच इज प्लेस अक्रॉस द ओपनिंग ऑफ डोर एंड विंडो। ये दोनों साइड रहेगी, डोर में भी रहेगा और विंडो में भी रहेगा। लिंटल इज दस ए सॉर्ट ऑफ बीम, ठीक है, यह बीम एक टाइप का बीम ही है। द विथ ऑफ विच इज इक्वल टू विथ ऑफ द वॉल, यानी कि उसकी जो भी विथ रहेगी, ठीक है, उसकी जो भी, मान लो कि यहाँ पे कोई हमने वॉल कास्टिंग कर देते हैं, काम कर दे, फिगर में ही देख लो कि यहाँ पे काम कर दे, वॉल कास्टिंग कर देते हैं, ठीक है। अभी एक मिनट, हाँ, तो ये हमारी बन गई ओपनिंग्स बन गया, ठीक है। अभी ये जो पोर्शन है हमारा क्या है, ओपनिंग्स का पोर्शन है। अभी ओपनिंग के पोर्शन में जो भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, जो भी स्ट्रक्चर, ठीक है, अभी जो भी यहाँ पे हम स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं हम लिंटल, ठीक है। अभी आगे फिगर आएगी तो आप अच्छी तरह से समझ जाओगे। तो ये जो लिंटल का पोर्शन है उसकी जो विथ रहेगी वो वॉल की विथ की सेम ही रहेगी, ठीक है, अभी उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। फिर उसने एक्स्ट्रा क्या किया है कि भाई द एंड्स ऑफ विच आर बिल्ट इनटू द वॉल्स, यानी कि जो भी उसका ऑफसेट है, यहाँ पे ऑफसेट है, ठीक है। अभी ऑफसेट ये 100 ले सकते हैं और 150 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो भी ऑफसेट होगा ये बिल्ड किस में होगा, तो कि भाई वॉल में बिल्ड होगा। तो ये बेयरिंग ऑफ लिंटल शुड बी मिनिमम ऑफ द 10 सेंटीमीटर एट बोथ द एंड, यानी कि जो ये ऑफसेट है उसका जो पोर्शन है वो 10 सेंटीमीटर उसमें बिल्ड होके रहेगा, ठीक है। कई जगह आपने 150 mm भी देखा होगा, यानी कि 15 सेंटीमीटर भी आपने कई बार देखा होगा। अभी ये जो फिगर है आप अच्छी तरह से समझ पाओगे कि देख लो कि भाई पहले बीम है, ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे कि भाई एक ब्रिज है और ब्रिज के ऊपर एक गटर है और यहाँ पे गटर का जो स्लैब है वो सपोर्टिंग टू बीम है, ठीक है। तो आप ये देख पाओगे कि ये जो बीम है वो कुछ इस हिसाब से है, डिज़ाइन हुआ है, ठीक है। अभी ये लिंटल की बात करते हैं, ठीक है। तो लिंटल में क्या है कि आप देखो ऊपर जो भी वॉल ब्रिक मेसनरी कास्टिंग किया हुआ है, ठीक है,
और यहाँ पे पूरा बीम है। अभी हमने थियरी में आगे देखा कि भाई जो उसकी विड्थ है, ठीक है, उसका जो भी डब्ल्यू है वॉल की थिकनेस के हिसाब, यानी कि उसका जो डब्ल्यू है वो सेम एज वॉल थिकनेस रहेगा। तो यहाँ पे आप फिगर में देख पाओगे कि जो डब्ल्यू है वो सेम एज वॉल थिकनेस ही रहेगी, ठीक है। और उसके अलावा क्या है कि भाई जो भी हमारा ये ऑफसेट है, ठीक है, अभी ये ऑफसेट या तो फिर 100 mm ले लो या तो फिर 150 mm भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये लिंटल का फंक्शन क्या है कि भाई डायरेक्टली जो लोड आता है जो ब्रिक मेसनरी का डायरेक्ट, अगर मान लो कि ये लिंटल नहीं होगा तो ये ऊपर से जो भी सुपर स्ट्रक्चर का कोई या तो फिर पैरापेट वॉल का जो भी लोड आएगा तो ये ब्रिक मेसनरी रेजिस्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अभी उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि अभी जो ये लिंटल प्रोवाइड किया तो उसका फंक्शन ही यही है कि जो भी ऊपर का जो लोड आता है उस लोड को बैलेंस करने का या तो फिर उसको रेजिस्ट करने का जो भी काम करेगा वो ये लिंटल करेगा, ठीक है। तो ये लिंटल का फंक्शन है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं तो बिल्डिंग फिनिशेस आता है। तो बिल्डिंग फिनिशेस में क्या है कि भाई आपने कई बार देखे होंगे कि भाई अलग अलग डिफरेंट मटेरियल के बिल्डिंग फिनिशेस यहाँ पे रहते हैं। तो बेसिकली उसका फंक्शन क्या है कि द बिल्डिंग फिनिशेस आर यूज्ड टू गिव प्रोटेक्टिव कवरिंग टू द वेरियस बिल्डिंग कंपोनेंट्स अगेंस्ट द नेचुरल एजेंसीज एंड ऑल्सो they provide decorative effect. The building finishes are plastering, pointing, painting, white color washing, varnishing, distempering, etc. ठीक है। यहाँ पे बिल्डिंग फिनिशेस का मतलब ये यही नहीं है कि भाई सिर्फ हमको जो पेंट करते हैं वही उसी को हम बिल्डिंग फिनिशेस बोलते हैं, नहीं, जो भी नेचुरल एजेंसीज को प्रोटेक्ट करता है, जो भी ऐसा कोई लेयर है उसको हम बिल्डिंग फिनिशेस बोलते हैं। तो ऐसे बिल्डिंग फिनिशेस के मटेरियल जो है ऐसे वो ब्रिक भी हो सकता है, ऐसे वो वुडन फ्रेम भी, वुडन लेमिनेट भी हो सकता है, बम्बूस का स्ट्रक्चर भी हो सकता है, स्टोन स्ट्रक्चर भी हो सकता है, वहाँ पे टाइल स्ट्रक्चर भी वहाँ पे हो सकता है, रफ टूल स्ट्रक्चर भी वहाँ पे हो सकता है। तो कई सारे फिगर मैंने यहाँ पे दिखाई गई है, तो आप देख पाओगे कि भाई जो भी ये स्ट्रक्चर है, कई ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं कि उसको आर्किटेक्चर व्यू इम्प्रूव करने के लिए भी बिल्डिंग फिनिशेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये हो गई बात बिल्डिंग फिनिशेस की। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक फिगर दी गई है, वो आप अच्छी तरह से जानते हो कि भाई बिल्डिंग का क्रॉस सेक्शन की फिगर है, ठीक है। अभी इसमें हम बॉटम से स्टार्ट करते हैं। तो जो भी हमारा ग्राउंड लेवल का बॉटम पोर्शन है वहाँ पे हम तो पहले फुटिंग दिया गया है, ठीक है। अभी ग्राउंड लेवल के बॉटम में जो भी उसका बॉटम पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि सब स्ट्रक्चर हम बोलते हैं। तो सब स्ट्रक्चर में क्या है कि भाई जो भी हमारा राफ रहेगा वो 90 सेंटीमीटर बाय 90 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है, या तो फिर 1 मीटर बाय 1 मीटर ले लो, ठीक है। अभी उसकी हाइट रहेगी, यहाँ पे दिखाई गई है कि भाई 30 उसकी हाइट है, ठीक है, उसकी हाइट क्या है 30 है। फिर ये हमारा बन गया राफ्ट। तो राफ्ट के ऊपर क्या आएगा कि हमने भाई डिफरेंट फुटिंग टाइप्स ऑफ फुटिंग हमने देखे थे। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि भाई ये कौन सा वाला फुटिंग है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये स्टेप फुटिंग है, ठीक है। अभी ये स्टेप फुटिंग में डिफरेंट स्टेप है, देखो आप पहले 60 का है, फिर उसके बाद 50 है, फिर 40 और फिर 30, यानी कि जो भी वॉल की विड्थ है उसके हिसाब से यहाँ पे 30। तो 30 ये कंटिन्यूसली रहेगा पूरा का पूरा, ठीक है, ये 30 कंटिन्यूसली रहेगा, यानी कि 230 mm या तो फिर 250 की जो भी वॉल थिकनेस है। तो विथ प्लास्टरिंग इनर साइड एंड आउटर साइड हम कंसिडर करेंगे तो हम 30 एज 30 या तो 320 हम बोल सकते हैं, ठीक है। अभी ये जो स्टेप है यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 10 दिया है। तो ये 10 क्या है, उसकी थिकनेस है, यानी कि उसकी जो हाइट है वो 10 है, और ये जो डायमेंशन है एक के ऊपर दूसरा और दूसरे के ऊपर तीसरा स्टेप, तो उसका डायमेंशन क्या है, तो क्या कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। यहाँ पे 60 पहले 90 दिया, फिर 60 दिया, फिर 50, 40 और 30। अभी जो ये हाइट आएगी, यानी कि जो भी ये हमारा ग्राउंड लेवल जहाँ पे भी इमीडिएटली ग्राउंड लेवल स्टार्ट होता है वो स्टेप फुटिंग के बाद, तो वो जो हाइट रहेगी वो हमारी रहेगी 30 सेंटीमीटर की। फिर बात हो गई हमारा प्लिंथ की। तो प्लिंथ आप देख पाओगे कि भाई प्लिंथ में एक तो मटेरियल क्या यूज़ करते हैं, एक तो मुरम यूज़ करते हैं, सैंड यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद सैंड आएगा, सैंड के लेयर के ऊपर टाइल फिटिंग आएगा। बट टाइल फिटिंग के पहले यहाँ पे डीपीसी आएगा, ठीक है। अभी डीपीसी या तो फिर ब्रिक बेड यानी कि बीबीसीसी, ब्रिक बेड सीमेंट कॉन्क्रीट 10 सेंटीमीटर थिकनेस 1:2:4 का प्रपोर्शन यहाँ पे रहेगा, और सैंड और मुरम फिलिंग रहेगा। और उसकी हाइट कितनी रहेगी, हमने स्टैंडर्ड कंसीडर किया था, आपको पता होना चाहिए कैसा क्या था वो रीडिंग,
तो कि वो रीडिंग था हमारा 45 सेंटीमीटर रीडिंग था, ठीक है। अभी उसके बाद आएगा 5 सेंटीमीटर मोज़ेक टाइल्स, यानी कि जो भी टाइल्स हम प्रोवाइड करते हैं विट्रीफाइड टाइल्स, तो वो टाइल्स की जो थिकनेस है 5 सेंटीमीटर है, उससे पहले डैम्प प्रूफ कोर्स यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अभी फ्लोरिंग की बात खत्म हो गई, तो यहाँ पे 2 स्टेप रहेंगे, और ये जो पूरा थिकनेस है 45 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस एक्स्ट्रा 15, तो टोटल मिला के हुआ 60 सेंटीमीटर। तो ये टोटल स्टेप की हाइट है 60 सेंटीमीटर, यानी कि 2 स्टेप यहाँ पे 30-30 के प्रोवाइड करने की ज़रूरत यहाँ पे होगी। फिर उसके बाद आएगा हमारा जो भी विंडो या तो फिर डोर का जो सेक्शन है वो आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप फिगर में देख पाओगे कि उसकी जो हमने हाइट कंसीडर यहाँ पे की है वो कितनी है, तो कि 210 सेंटीमीटर, या तो फिर 2100 mm, या तो फिर 2.1 मीटर। तो ये जो हाइट है हमारी 2.1 मीटर, वो कहाँ तक रहेगी, तो कि वो जो हाइट है हमारा ग्राउंड लेवल, ग्राउंड फ्लोर से लेके, सॉरी ग्राउंड फ्लोर नहीं, बट हमारा फ्लोरिंग से लेके वो हमारा जो लिंटल्स है, यानी कि जो डोर एंड विंडो का जो भी लिंटल्स रहेंगे वहीं तक की हाइट है वो 2.1 मीटर हमारी स्टैंडर्ड है। अभी राइट साइड आ जाओ, यहाँ पे कुछ रीडिंग दिया गया है। वो रीडिंग क्या है, तो कि भाई वो जो रीडिंग है वो रीडिंग है 3 मीटर, वो जो रीडिंग है वो रीडिंग है 3 मीटर। तो 3 मीटर कहाँ तक की है, तो कि भाई 3 मीटर पे हमारा जब जहाँ पे भी आरसीसी स्लैब कास्टिंग हुआ है वहीं वहीं तक की, फ्लोर से लेके वहीं तक की टोटल जो हाइट है वो 3 मीटर है। यानी कि हमारा लिंटल जो हमने प्रोवाइड किया 150 mm, यानी कि 15 सेंटीमीटर का हमने प्रोवाइड किया, ठीक है। अभी जो छज्जा है यहाँ पे उसका डायमेंशन दिया गया है कि जो भी स्लोप पोर्शन है वो ऑफसेट कितना रखना है, तो कि 45 सेंटीमीटर का हमने ऑफसेट ले लिया, और यहाँ पे उसकी थिकनेस दे दी 100 mm। और यहाँ पे जो बॉटम पोर्शन रहेगा, ठीक है, वहाँ रियर पोर्शन में उसकी जो भी थिकनेस रहेगी वो 150 रहेगी। उसके बाद यहाँ से जो आएगा पारापेट वॉल का जो भी पोर्शन रहेगा, ठीक है, अभी वो मान लो कि 0.80 ले लेते हैं या तो फिर 0.9 का रहेगा, यानी कि अभी ये 2.1 रीडिंग है और ये 3 रीडिंग है। तो आपको भी पता होगा कि भाई अभी डिफरेंस कितना हुआ, तो कि 0.9 का डिफरेंस अभी आ गया, ठीक है, अभी 0.9 का। तो ये जो पारापेट नहीं, अभी लिंटल के ऊपर का जो भी पोर्शन रहेगा उसको हमको क्या प्रोवाइड करना है कि 0.9 मीटर एज ए स्टैंडर्ड है, वो डिस्टेंस रहेगा 0.9 मीटर से लेके 1 मीटर तक का रहेगा। अभी ये जो रीडिंग है वो अलग अलग बिल्डिंग के टाइप के ऊपर डिपेंड रहेगी। अभी मान लो कि इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग है तो उसमें ये रीडिंग अलग डिफरेंट रहेगा, रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो उसमें रीडिंग अलग रहेगा। फिर मान लो कि कोई कॉमर्शियल बिल्डिंग है या तो फिर कोई इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है तो उसमें भी ये रीडिंग अलग रहेगा। तो ये रीडिंग डिपेंड ऑन दी टाइप ऑफ दी स्ट्रक्चर, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी आरसीसी स्लैब हो गया, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस हमने आरसीसी स्लैब ले लिया। फिर उसके बाद आएगा हमारा पारापेट वॉल। तो पारापेट वॉल एज ए सेफ्टी फैक्टर हम कंसिडर करते हैं, और अभी उसके ऊपर भी यहाँ पे भी एक कोपिंग का लेयर आ सकता है, यहाँ पे भी एक कोपिंग आ सकता है। वो कोपिंग को आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो कुछ इस हिसाब से उसकी फिगर रहेगी, और यहाँ पे थ्रोट होएगी, थ्रोट होगा। ये थ्रोट क्या काम करता है कि जो भी यहाँ पे वाटर ड्रॉप्स यहाँ पे एंटर होते हैं वो वाटर ड्रॉप्स को इजीली नीचे डाउन में पास करता है, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा कोपिंग का पोर्शन जो यहाँ पे रूफ के पारापेट वॉल के ऊपर रहेगा। और पारापेट वॉल की जो थिकनेस हम कंसीडर करेंगे वो 300 नहीं रखना है, ठीक है। अभी हमने आगे ले दी 30 सेंटीमीटर, अभी ये रखना है उससे कम रखना है, यानी कि 20 सेंटीमीटर या तो फिर 200 mm रखना है। अभी ये जो उसकी हाइट हो गई, तो हाइट जो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हाइट हमारा जो सेफ्टी फैक्टर, यानी कि कोई स्टैंडर्ड ऐसा कहता है कि भाई 0.8 मीटर रखो तो काफ़ी है, लेकिन अभी हम अप टू 1 मीटर या तो फिर 1.2 मीटर तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये सारी बात हो गई हमारे क्रॉस सेक्शन की, ठीक है। अभी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि भाई बिल्डिंग का क्रॉस सेक्शन है वो किस हिसाब से होगा। अभी आप सिविल इंजीनियर हो या तो फिर सिविल इंजीनियर बनने जा रहे हो, तो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अभी आप फील्ड में जब भी जाओगे आपके पास ड्राइंग जब हाथ में आएगा, तो आपको जब क्रॉस सेक्शन ही मालूम नहीं होगा तब आपको ड्राइंग कभी समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी इसमें बेसिक जो इम्पोर्टेंस चीज़ है वो है हमारा बिल्डिंग का क्रॉस सेक्शन। अभी वो कभी भी कोई भी हमको पूछे कि भाई ग्राउंड लेवल का जो प्लिंथ का पोर्शन है वो किस में आता है, सब स्ट्रक्चर में आता है या फिर सुपर स्ट्रक्चर में आता है, राफ्ट का जो पोर्शन है वो किस में आता है, लिंटल लेवल है वो किस में आता है, ठीक है, उसकी स्टैंडर्ड हाइट रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए क्या है, वो सारे रीडिंग्स हमको याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे बिल्डिंग के क्रॉस सेक्शन की। अभी हम आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग स्टेप्स आर द एंटायर प्रोसेस ऑफ द कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग। अभी कोई मान लो कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है,
ठीक है। तो उसमें कौन सी प्रोसीजर या तो कोई उसकी प्रोसेस क्या है कि भाई हमको भाई कंस्ट्रक्शन करना है बिल्डिंग का। तो एक तो पहले ओनरशिप या तो फिर क्लाइंट का जो भी है वो उसका काम आएगा। फिर उसके बाद वो इंजीनियर के पास जाएगा या तो फिर आर्किटेक्ट या तो फिर प्लानर के पास जाएगा कि भाई वो रिप्रेजेंट करेगा कि भाई मुझे कुछ इस टाइप की नीड्स है। तो या तो फिर इंजीनियर और प्लानर उसको कुछ ना कुछ सजेशन देगा या तो फिर उसके पास प्लान के जो भी सैंपल होंगे वो उसको बताएगा। फिर प्रिलिमिनरी स्केच आएगा कि भाई वो एक सैंपल के हिसाब से वो बताएगा उसको। डिस्कशन विद क्लाइंट एंड गेट अप्रूवल, वो डिस्कशन करेगा कि ये प्लान है मुझे रखना है या तो फिर ये प्लान है, वो उसके रिगार्डिंग वो क्लाइंट या तो क्लाइंट से अप्रूवल की प्रोसीजर आगे बढ़ाएगा। फिर उसके बाद आएगा प्रिपेयरिंग वर्किंग ड्राइंग, यानी कि वो अप्रूवल मिल जाता है तब जाके वो क्या करना है कि ड्राइंग को प्रिपेयर करना है अच्छी तरह से। फिर काम आएगा ड्राफ्टमेंट का, यानी कि वो जो चीज़ें हैं वो भी जो जो पॉइंट है वो पक्के करने हैं। ठीक है, तो वो अभी काम आएगा ड्राफ्टमेंट का। ठीक है, वो ड्राफ्टमेंट क्या करेगा तो कि भाई ड्राइंग को अच्छी तरह से प्रिपेयर करेगा। फिर आएगी प्रोसीजर बिल्डिंग परमिट की और अप्रूवल टू कंस्ट्रक्ट, यानी कि जो भी लोकल बॉडीज है वो जो भी एरिया है वो किसी के लोकल बॉडीज या तो टाउन प्लानिंग अथॉरिटी के अंडर में आता है, वहाँ से हम क्या करना पड़ेगा कि भाई बिल्डिंग की परमिट या तो फिर अप्रूवल लेना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन का। फिर उसके बाद आएगा प्रिपेयर एस्टीमेट। ठीक है, अभी एस्टीमेट आएगा कि भाई ये टोटल जो भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो कितना होगा। फिर उसके बाद 9th स्टेप पे आता है इनवाइट द टेंडर्स। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे कि जो भी गवर्नमेंट बॉडीज़ के थ्रू उसका जो सर्वे किया गया होगा तो उसके बाद वो हमारा 9th नंबर पे आएगा इनवाइट द टेंडर, यानी कि वो टेंडर भरने के लिए हम इन्विटेशन या तो न्यूज़पेपर में देंगे। फिर उसके बाद आएगा स्टार्ट एग्जीक्यूशन एंड सुपरविजन, वो किसी ने भरा होगा तो उसके बाद ये प्रोसीजर यहाँ पे स्टार्ट होगी। फिर यहाँ पे आएगा कंप्लीशन सर्टिफिकेट, यानी कि BU यानी कि बिल्डिंग यूज परमिशन। फिर उसके बाद आएगा कंप्लीट परमिशन टू ओनर, यानी कि जो बिल्डिंग खत्म हो जाता है तो फिर जाके ओनर जो भी है यानी कि लोकल बॉडीज या तो फिर गवर्नमेंट बॉडीज है या तो फिर कोई कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, तो उसको जाके हमको ये प्रोसेसन टू ओनर करना है। ठीक है, तो ये सारी प्रिलिमिनरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के ये बेसिक स्टेप्स थे कि भाई ये प्रोसीजर रहती है। फिर आगे आता है क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग बेस्ड ऑन दी प्रीमाइसिस और एक्टिविटी। तो अभी कितने बिल्डिंग के टाइप हो गए, तो भी आएगा रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो गए, एजुकेशनल बिल्डिंग है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग है, असेंबली बिल्डिंग हो गया, बिजनेस बिल्डिंग है, मर्केंटाइल बिल्डिंग है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, स्टोरेज बिल्डिंग, हैजार्डस बिल्डिंग। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि भाई कई सारे बिल्डिंग है और सभी की कुछ ना कुछ अलग अलग एप्लीकेशन है। रेसिडेंशियल की अलग है, एजुकेशनल की अलग है, इंस्टीट्यूशनल हो गया, असेंबली हॉल हो गया, बिजनेस बिल्डिंग हो गया, मर्केंटाइल बिल्डिंग हो गया, इंडस्ट्री हो गई, स्टोरेज और हैजार्डस, यानी कि जो भी एक्सप्लोजिव हमको कहीं पे स्टोर करना है, कोई हथियार स्टोरेज करना है तो उसके लिए हैजार्डस बिल्डिंग यहाँ पे यूज होगी। फिर अभी नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग। अभी रेसिडेंशियल में भी क्लास आते हैं, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट हाउस हो गया, ट्विंस हाउस और डुप्लेक्स हो गया, रो हाउस, अपार्टमेंट हाउस, फ्लैट, टेनामेंट, कॉटेज, डॉर्मिटोरी, आउट हाउस हो गया, लो राइज बिल्डिंग हो गई, हाई राइज बिल्डिंग हो गई। तो ये सारे के कौन से हैं, तो कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग के यहाँ पे टाइप दिए गए हैं। अभी उसके बाद जो ये मेनली 3 कंपोनेंट बराबर जो बिल्डिंग बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर डिजाइन। तो क्लासिफिकेशन जो भी है हमको याद रखना है कि भाई जो ये क्लासिफिकेशन हमारे लिए बहुत काम का है। पहला हमारा है लोड बियरिंग स्ट्रक्चर, दूसरा है फ्रेम स्ट्रक्चर और तीसरा है कंपोजिट स्ट्रक्चर। कंपोजिट किसको बोलते हैं, तो कि ये दोनों का जो हम प्लस कर देते हैं उसको बोलते हैं हम कंपोजिट स्ट्रक्चर। तो लोड बियरिंग में क्या है कि भाई मान लो कि हमने कोई यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर हमने डिजाइन किया, ठीक है, अभी हमने कोई स्ट्रक्चर यहाँ पे डिजाइन किया, तो स्ट्रक्चर अभी मान लो कि ये जो प्लान है वो प्लान हो गया ग्राउंड लेवल का। अभी मान लो कि फर्स्ट फ्लोर पे हमको प्लान बनाना है, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे प्लान बनाया है, तो जहाँ पे ये वॉल यहाँ पे पास होती है या तो कॉलम भी यहाँ पे पास हो रही है, जो भी लाइन है यानी कि जो भी वॉल की लाइन यहाँ पे पास हो रही है, वैसे ही लाइन अगर मान लो कि यहाँ पे हम ना बनाए और कुछ अलग तरीके से हम यहाँ पे डिजाइन करें, ठीक है, कुछ अलग तरीके से यहाँ पे हम डिजाइन करें, तो ये जो प्लान हमारा रहेगा वो क्या रहेगा कि भाई ये लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर हो गया, यानी कि जो भी यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे डिजाइन किया था वो फर्स्ट फ्लोर पे हमने सेम ही वैसा का वैसा ही डिजाइन नहीं किया, तो इसको बोलते हैं कौन सा, तो कि भाई लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है। ये जो प्लान है उसका लोड बेयरिंग कहाँ पे आएगा, तो ग्राउंड फ्लोर पे आएगा। अगर दूसरा कोई स्ट्रक्चर है तो वो है फ्रेम स्ट्रक्चर। तो फ्रेम को तो आप अच्छी तरह से जानते ही हो, ठीक है, कि बिल्डिंग की जो भी हमारी स्टोरी रहेगी, जो भी हमारी बिल्डिंग की स्टोरी रहेगी वो एक टाइप की फ्रेम बॉडी रहेगी, ठीक है, उसमें कॉलम बीम पहले कास्ट करते हैं, ठीक है। अभी आपने कोई भी अपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन देखा होगा,
कि भाई अपार्टमेंट के कंस्ट्रक्शन में क्या रहेगा कि भाई ये अपार्टमेंट है, मान लो कि ये अपार्टमेंट की एक स्ट्रक्चर है, एज्यूम कर लो। तो यहाँ पे कॉलम बीम पहले कास्ट किया जाता है, फिर उसके बाद स्लैब आता है। तो ये जो वॉल रहेगी, वॉल का जो भी ये पोर्शन रहेगा वो बाद में यहाँ पे कंस्ट्रक्ट होता है, ये वॉल का पोर्शन, ठीक है। तो अभी ये कौन सा है, तो कि ये फ्रेम स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद हम समझ लें कि कंपोजिट स्ट्रक्चर, तो कोई ऐसा स्ट्रक्चर हो कि जिसमें फ्रेम और लोड बेरिंग दोनों का कॉम्बिनेशन हो, तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये तीनों का डिफरेंस था कि भाई लोड बेरिंग किसको बोलते हैं, फ्रेम किसको बोलते हैं, कंपोजिट किसको बोलते हैं। अभी इसका आप BCD यानी कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में इसका डिफरेंस भी आएगा कि भाई डिफरेंस बिटवीन द लोड बेरिंग स्ट्रक्चर एंड फ्रेम स्ट्रक्चर। तो अभी लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है तो उसके भी कुछ बेनिफिट है, और फ्रेम स्ट्रक्चर के है तो उसके भी कुछ बेनिफिट है। तो उसकी कंपैरिजन करना होगा कि भाई उसमें क्या क्या उसका बेनिफिट है, तो वो आपको कंपैरिजन करना होगा। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। Plan of building, grouping and arrangement of component of building in systematic manner so as to form a homogeneous body with a comprehensive lookout to meet its functional purposes। यानी कि जो भी हमारा कंपोनेंट है बिल्डिंग के, जो भी कंपोनेंट है, बाथ NWC हो गया, बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन, वरांडा, बालकनीज, जो भी हमारे कंपोनेंट है उसको एक होमोजीनियस मैनर या तो फिर सिस्टमेटिक मैनर में जो भी हम प्रोवाइड करते हैं और उसका कंप्रेसिव कोई लुक लगता है, बराबर, ठीक है। तो वो लुक के एस्थेटिकल व्यू, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो कि भाई प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग यानी कि ग्रुपिंग और अरेंजमेंट दोनों का कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे ध्यान में रखा। वेल ऑर्गेनाइज बिल्डिंग इज कंपोनेंट, तो यहाँ पे आएगा प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग डिपेंड अपॉन द, किसके ऊपर डिपेंड है, तो कि ह्यूमन हैबिटेशन एंड देयर रिक्वायरमेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ पार्ट्स, साइज एंड इंटर रिलेशनशिप, टोपोग्राफी एंड शेप ऑफ द प्लॉट, क्लाइमेटिक कंडीशन, लोकेशन एंड नेबरहुड। तो ये जो सारे कंपोनेंट उसके ऊपर भी ये प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग डिपेंड रहेगा। तो यहाँ पे आप फिगर एक देख सकते हैं कि भाई बिल्डिंग प्लानिंग यानी कि अच्छा सा बिल्डिंग, अच्छा सा कोई प्लान है, हम किसको बोल सकते हैं अच्छा प्लान, यानी कि कोई ऐसा प्लान हो, अगर हम उसमें एंटर हो गए तो अभी हमको ऐसा लगेगा कि ये बहुत अच्छा प्लान है और यहाँ पे रुकने का मन करता है, ठीक है। तो ये प्लान को क्या बोलते हैं कि भाई उसमें रूमिनेंस अच्छी है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है। तो ये जो सारे कीवर्ड्स है वो किसके, तो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग में इन्वॉल्व हो गए, ये जो सारे जो कीवर्ड्स है उसमें इन्वॉल्व हो गए। तो अभी आप यहाँ पे एक अच्छा सा प्लान देख सकते हैं, फुल फर्नाइश है। यहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे एक बेडरूम है, यहीं पे भी एक बेडरूम है और यहाँ पे भी, ये है हमारा ड्राइंग रूम हो गया, ये किचन हो गया, ये डाइनिंग हो गया, ये बालकनीज हो गई। तो ये जो सारा एक प्लान, अच्छा प्लान दिया गया है कि भाई जो भी बेसिक हमारी नीड्स है वो फुलफिल यहाँ पे होती है, वहाँ पे सेटिस्फाई होती है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर का ये उसका कॉम्बिनेशन, ग्रुपिंग और अरेंजमेंट का कॉम्बिनेशन करके ये बना गया एक प्लान है, उसका एक मॉडल है। तो टोटल ये जो कंपोनेंट है वो कुछ इस हिसाब से रहेंगे कि भाई कौन कौन से उसके कीवर्ड है। तो अभी जो हमको कोई प्लानिंग करना है बिल्डिंग का, तो ये सारे कीवर्ड हमको ध्यान में रखने होंगे। तो फर्स्ट हमारा है यहाँ पे एस्पेक्ट, फिर उसके बाद आएगा हमारा प्रोस्पेक्ट, फिर आएगा प्राइवेसी, फर्नीचर रिक्वायरमेंट, लुमिनेंस हो गई, ग्रुपिंग हो गया, सर्कुलेशन हो गया, सैनिटेशन हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी, एलिगेंस हो गया और इकोनॉमी। तो ये सारे जो कंपोनेंट है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग के, ये हमको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अभी हम वन बाय वन आगे बढ़ते हैं कि भाई देर आर द सर्टेन प्रिंसिपल, सर्टेन जनरल प्रिंसिपल ऑफ और फैक्टर विच एन इंजीनियर शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल प्लानिंग ए बिल्डिंग। ठीक है, अभी कोई भी इंजीनियर ये प्लानिंग करता है तो ये सारे जो पॉइंट है उसको ध्यान में रखने हैं। व्हाइल प्लानिंग ए बिल्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग शुड बी कंसीडर्ड इन क्लोज एसोसिएशन विद थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। ठीक है, अभी वो थियोरेटिकल तो ध्यान में रखना है, बट उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है वो भी हमको ध्यान में रखना है। तो फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल ऑफ द बिल्डिंग प्लानिंग। उसमें क्या क्या है, तो कि फर्स्ट है हमारा एस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट, सर्कुलेशन, इकोनॉमी, एलिगेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, ग्रुपिंग, प्राइवेसी, लुमिनेंस, सैनिटेशन, लाइटिंग, वेंटिलेशन एंड फर्नीचर रिक्वायरमेंट। तो ये जो सारे हैं अभी वन बाय वन हम एक एक करके डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे आता है एस्पेक्ट। एस्पेक्ट में क्या है कि प्लेसमेंट ऑफ ए डिफरेंट रूम और हाउस इन अकॉर्डेंस विथ अवर एक्टिविटीज एट डिफरेंट आवर्स ऑफ डे। यानी कि जो भी हमारे, ऐसा तो नहीं है कि अभी हम कोई रूम में एक 12 घंटे तक वहीं पड़े रहेंगे, ऐसा तो नहीं। अभी हमारा कमरा है तो एक कमरे में से दूसरे में जाएंगे, दूसरे में से तीसरे में, या तो फिर किचन में जाएंगे, किचन में से ड्राइंग रूम में। तो ये जो सारी पूरे डे की जो एक्टिविटी है वो यहाँ पे वो ध्यान में रखा जाएगा कि हमारी क्या क्या एक्टिविटी रहेगी। तो फर्स्ट यहाँ पे
Room should be get enough sunlight and air and which is give cheerful atmosphere। ठीक है, अभी क्या है कि भाई जो भी रूम में अच्छी तरह से हवा आनी चाहिए, इनफ सनलाइट आनी चाहिए और चेयरफुल एटमॉस्फेयर यहाँ पे रहना चाहिए। फिर कंफर्ट फील होनी चाहिए, हाइजीनिक कंडीशन यानी कि कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि जिससे हमको ऐसा लगे कि यहाँ पे डिसलाइक हो। ठीक है, अभी हाइजीनिक कंडीशन होनी चाहिए। ए रूम विच इज रिसीव लाइट एंड एयर फ्रॉम पर्टिकुलर डायरेक्शन इज सेड टू हैव एस्पेक्ट ऑफ दैट डायरेक्शन। एस्पेक्ट किसको बोलते हैं कि भाई जो भी रूम है विच इज रिसीव लाइट एंड एयर सर्कुलेशन प्रॉपरली वहाँ पे मेंटेन होता है, तो उसको हम एस्पेक्ट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो एस्पेक्ट उसकी अरेंजमेंट यहाँ पे दी गई है कि भाई बेडरूम, किचन, डाइनिंग, ड्राइंग रूम, रीडिंग रूम और स्टोर रूम। तो अभी एक्चुअल जो भी स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ कंडीशन दे रखी है। मान लो कि भाई बेडरूम हम कंसिडर करते हैं तो वो साउथ वेस्ट पोजीशन में या तो फिर वेस्ट या तो फिर नॉर्थ वेस्ट पोजीशन में होना चाहिए टू रिसीव द प्लेंटीफुल ऑफ बिजी इन समर। ठीक है, अभी जो भी समर सीजन चल रही हो तो उसमें क्या है कि भाई वार्म एटमोसफेयर फील नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी किचन आता है। ठीक है, तो किचन में क्या रहेगा तो कि भाई किचन जनरली ईस्ट में मोस्टली कंसिडर करते हैं, रेयरली केस में हम नॉर्थ ईस्ट में कंसिडर करते हैं कि अगर मान लो कि पूरा जगह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है या तो फिर डायरेक्शन का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तब जाके हम नॉर्थ ईस्ट कंसिडर करते हैं। बट मोस्ट ऑफ केस में हम ईस्ट ही कंसिडर करते हैं। क्यों? एज ए वास्तुशास्त्र हम कंसिडर करें तो वहीं पे भी ईस्ट ही कंसिडर किया गया है कि भाई यहाँ पे पूर्व दिशा में ही किचन को रखना है। क्यों? क्योंकि किचन ऐसी चीज है कि भाई वहाँ पे खाना बनता है। ठीक है, तो अभी पूरा दिन वहाँ पे मॉइस्चर वहाँ पे रहेगा, बदबू रहेगी। ठीक है, तो वो सारा जो भी यहाँ पे दिन की शुरुआत होती है। ठीक है, तो दिन की शुरुआत में वो जो हाइजीनिक कंडीशन वहाँ पे जो बदबूदार कंडीशन है। ठीक है, अभी जो भी एटमॉस्फेयर खराब है वहाँ पे तो वो एक हाइजीनिक कंडीशन में वहाँ पे कन्वर्ट हो पाए। इसी हिसाब से वहाँ पे जो किचन रहता है वो ईस्ट में ही प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद आएगा डाइनिंग, तो साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया। फिर ड्राइंग रूम आएगा तो साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और वेस्ट ले सकते हैं। फिर रीडिंग रूम तो कि नॉर्थ या तो फिर नॉर्थ वेस्ट ले सकते हैं और स्टोर तो कि नॉर्थ वेस्ट या तो फिर नॉर्थ ईस्ट भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टोर क्यों नॉर्थ वेस्ट? क्योंकि भाई जो भी डार्क या तो फिर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है जो वो डार्क या तो फिर कूल फीलिंग वहाँ पे रह गई, यानी कि स्टोर रूम है तो वहाँ पे हवा का आना जाना जरूरी है। ठीक है, वेंटिलेशन प्रॉपरली होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी हमको एस्पेक्ट में ध्यान में रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हाँ, तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं और सेशन एंडिंग करते हैं। तो अभी आप ये सेशन अच्छी तरह से एक बार देख लो। ठीक है, अभी जहाँ पे भी डाउट है वो उसका हम सैटरडे डाउट सॉल्विंग सेशन रहेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हमने आज स्टडी की है वो एक बार देख लो। फिर कोई भी क्वेरी है तो हमारा जो भी डाउट सॉल्विंग सेशन रहेगा उसमें हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।